हेलो वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे और क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड एन एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। कह रहे हैं कि जो ये हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, इनमें से सबसे ज्यादा करंट, मतलब जो ये एमीटर है, इनमें से सबसे ज्यादा करंट किस वाले में रिकॉर्ड करेगा, किस वाले में शो करेगा। तो जरा देखते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, सेम बैटरी लगी हुई है, ठीक है, सेम रजिस्टर लगा हुआ है और अरेंजमेंट भी सेम है। देखो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, सभी में ऐसा है। ठीक है, तो यहां पे जो एमीटर मेजर करेगा वो क्या करेगा बेटे, सेम करंट मेजर करेगा। ठीक है, तो सभी में जो करंट होगी वो कैसी होगी बेटा, सेम। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही जैसा अरेंजमेंट है, सेम अरेंजमेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन द फॉलोइंग सर्किट the heat produced in the resistors or combination of resistors connected to a 12 वोल्ट बैटरी will be। कह रहे हैं कि हमारे पास जो सर्किट गिवन है, ये हमारे पास तीन सर्किट डायग्राम्स गिवन है, इनमें से जो हीट प्रोड्यूस कह रहा है ना, हीट प्रोड्यूस्ड तीनों में से सबसे ज्यादा किस में होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, या कम ज्यादा किस में होगी। तो जरा देखते हैं। देखो यहाँ पे रजिस्टर कितना है बेटे, यहाँ पे रजिस्टर है हमारे पास 2। यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, दोनों के दोनों सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। यहां पे दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो दोनों में से टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, पैरेलल में और सीरीज में आपको सॉल्व करना आता होगा। सीरीज में कैसे किया जाता है, आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से, और पैरेलल में कैसे किया जाता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रेजिस्टर इसमें। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर, एक मिनट, हीट के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे, हीट के हमने फॉर्मूले पढ़े थे V I T, एक ये पढ़ा था हीट का हमला, और क्या फॉर्मूला पढ़ा था, I स्क्वायर R T, और हीट का एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने V स्क्वायर बाई R। ठीक है, ये गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो वोल्टेज है तीनों में क्या है, सेम है। तीनों में वोल्टेज कैसा है बेटे, सेम है, देखो सेम। ठीक है, अब यहां पे जो करंट निकलेगी, अब यहां पे रेजिस्टेंसेस क्या है, अलग अलग है। देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस 2 है, इसका रेजिस्टेंस 4 है, इसका कितना है 1 है। आपको ये समझ में आता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस हीट करंट को फ्लो करने से अपोज करता है बेटे करंट को। ठीक है, क्या करता है, हीट को मतलब जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज करता है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है बेटे, ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे हीट डेवलप क्या होगी, हीट डेवलप यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो किस केस में मैक्सिमम आ रही होगी, किस केस में मिनिमम आ रही होगी, तो जरा ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सेम इन ऑल केसेस, क्या कह रहा है कि सेम होगा सभी केसेस में, सेम होगा, नहीं भैया सेम नहीं होगा सभी केसेस में। क्यों सेम नहीं होगा, क्योंकि सभी केसेस में रेजिस्टेंसेस क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए सेम नहीं होगा। दूसरा, मिनिमम इन केस 1, केस 1 में मिनिमम होगी, नहीं केस 1 में मिनिमम नहीं होगी। मिनिमम किस में होनी चाहिए, वैसे मिनिमम केस 3 में होनी चाहिए, लेकिन केस 1 में मिनिमम नहीं होगी। अब क्या रहा है कि मैक्सिमम इन केस 2, केस 2 में मैक्सिमम होगी। हाँ जी, केस 2 में मैक्सिमम होगी। क्यों होगी मैक्सिमम केस 2 में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और इनका जो वोल्टेज है वो क्या है, सभी में सेम है। ठीक है, देखो वोल्टेज तीनों में क्या है, सेम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है बेटे, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इसमें है, इसलिए मैक्सिमम इसमें होगी। इसके बाद अगला वाला आप कह रहा था मैक्सिमम इन केस 3, नहीं केस 3 में मैक्सिमम नहीं होता भैया, मिनिमम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? रेजिस्टिविटी की बात की जा रही है। और रेजिस्टिविटी को कुछ और भी कहते हैं, क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी देखो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर पे और एक टेम्परेचर पे। ये दो फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो नेचर पे डिपेंड करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका फिलामेंट 1 एम्पियर की करंट को ड्रॉ कर रहा है, मतलब उसके थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इज 16 सेकेंड वुड बी रफली। कह रहे हैं कि जो कंडक्टर है 16 सेकेंड में उसके थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ठीक है, तो देखो I इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे? Q अपॉन T होता है। क्या होता है? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, टाइम हमारे पास गिवन है। हाँ जी गिवन है। ठीक है, Q को क्या लिख सकते हैं हम? Q को लिख सकते हैं NE अपॉन T इज इक्वल्स टू I। हमें N की वैल्यू चाहिए, तो N की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? I T अपॉन ये E नीचे आ जाएगा। I कितना है बेटे? 1। टाइम कितना है? 16। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगेगा, इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। अपॉन में देखो 10 टू पावर माइनस 19 है, तो ये ऊपर जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा और बन जाएगा कितना? 10 टू द पावर 20। तो 16 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहेंगे? 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। कह रहे हैं कि हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है किस किस में मतलब किस सर्किट में जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं हम। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो सभी में बैटरी की रेजिस्टेंस की पोजीशन तो लगभग सेम है। हमारे पास वोल्टेज और एमीटर का पोजीशन चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर कहाँ कैसा लगा हुआ बेटे? सीरीज में। वोल्ट मीटर सीरीज में नहीं लगता। वोल्ट मीटर ध्यान रखेंगे हमेशा पैरेलल में लगता है, और एम मीटर सीरीज में लगता है। तो देखो एम मीटर यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो ये वाला तो करेक्ट है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एम मीटर देखो यहाँ पे पैरेलल में लगा, वोल्ट मीटर सीरीज में लगा, गलत है। अच्छा, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी सीरीज में पैरेलल में लगा, एम मीटर भी पैरेलल में सीरीज में लगा हुआ। अब देखो ये दोनों क्या है? लगभग लगभग एक जैसे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो क्या है, ये जो ये वाला जो एम मीटर है इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है, तो देखो एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो टर्मिनल्स हैं इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। कह रहे हैं कि हमारे पास 5 रेजिस्टर्स हैं 1/5 ओम के, इनके थ्रू हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है। तो ध्यान रखना मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में बनता है, मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में बनता है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में होगा, क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और सभी की वैल्यू क्या है? सेम है। तो R इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, मतलब 5/5 हो गया। काटेंगे कितना आएगा? 1 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटे इसमें? मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में, मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स। मतलब इनको
इनका मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए। अगर हमने 5 रेजिस्टेंस जोड़ दिए 1/5 ओम के, तो मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। वैसे मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको शो करने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो 1/R इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसी तरीके से 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, ठीक है। इस तरीके से तो ये 5 ऊपर चला जाएगा सभी केसेस में, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 25। अच्छा, जो ये हमारा जो 25 आ रहा है, ये 1/R का वैल्यू आ रहा है, और देखो ऑप्शन में भी 25 गिवन है। तो बच्चे गलत क्या कर देते हैं कि चलो हमारा आंसर 25 आ रहा है तो 25 पे टिक कर देते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, ये जो आंसर है ये 1/R का वैल्यू है, हमें चाहिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल। R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो R का वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25। कितना हो जाएगा 1/25। तो हमारा आंसर क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटे, मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा 1/25, वो भी रेसिप्रोकल करके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, कह रहे हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उनमें से कौन प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पहला वाला तो सही है। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये देखो नेगेटिव नेगेटिव साथ में आ गए, तो ये वाला तो गलत हो गया। थर्ड वाले को चेक करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी गलत, क्योंकि नेगेटिव देखो दो टर्मिनल साथ में आ गए। यहाँ पे भी यही पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर खाली ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, कह रहा है कि इनमें से कौन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो पहले वोल्टेज होता है क्या बेटे, वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। बाकी चेक करते हैं, वर्क डन देखो सभी में कॉमन है ना, वर्क डन गिवन है। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई में लिख रखा है चार्ज, तो ये कट गया क्योंकि अपॉन में था चार्ज, ठीक है। और बाकी किसी में चार्ज नहीं गिवन है। अच्छा, और देखते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आई इंटू टी, मतलब इस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं आई इंटू टी लिख सकते हैं। आई मतलब करंट इंटू टाइम, मतलब वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम, वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं, वर्क डन इंटू टाइम लिखा हुआ है, गलत, अपॉन में है टाइम। ये क्या वर्क डन इंटू चार्ज इंटू टाइम, नहीं, गलत। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बेटे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड रेजिस्टेंस आर, मतलब एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, एरिया ए है और रेजिस्टेंस आर है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2l, दूसरा एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी जिसका लेंथ 2l है, एंड रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इसका भी आर है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो उसका क्रॉस सेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो, यहां से लिख देते हैं आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। यहां से क्या मिलेगा रेजिस्टेंस रो 2l बाई ए डैश लिख देते हैं। अब दोनों में रेजिस्टेंसेस क्या है सेम है, तो दोनों में रेजिस्टेंसेस सेम है, तो इक्वेट कर देते हैं। तो रो एल बाई ए और ये रो इंटू 2l बाई ए डैश, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डैश को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो एरिया है वो किसके बराबर आ रहा है बेटे 2a के बराबर, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अ स्टूडेंट carries out an experiment and plots VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistances R1, R2, R3 respectively, which of the following is true। कह रहा है कि एक
स्टूडेंट है उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और क्या प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से रेजिस्टेंस का। ठीक है, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, R1 R2 R3 नहीं है, तीनों की तीनों का देखो स्लोप अलग है, तो R1 R2 R3 नहीं होता। देखो जो VI ग्राफ होता है, VI ग्राफ होता है, V वर्सेस I ग्राफ होता है, उसका स्लोप क्या देता है बेटे, स्लोप देता है रेजिस्टेंस। क्या देता है बेटे, रेजिस्टेंस देता है, ध्यान रखना। लेकिन हमारे पास जो ग्राफ गिवन है ये I वर्सेस V का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, I वर्सेस V का ग्राफ है। तो जो इसका स्लोप देगा वो किस चीज को देगा, 1/r को। ठीक है, तो अब जरा अगर हम चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, मतलब इसका स्लोप सबसे कम, फिर इसका स्लोप, फिर इसका स्लोप। स्लोप मतलब जो बेस लाइन है उससे कितना एंगल बना हुआ। ठीक है, तो अगर IV ग्राफ है तो देखो I वर्सेस V ग्राफ है हमारे पास। कैसा ग्राफ है बेटे, I वर्सेस V ग्राफ है। तो इसमें 1/r क्या देगा, रेजिस्टेंस। मतलब जिसका, अच्छा उल्टा कर लेते हैं कि R इज इक्वल्स टू 1 स्लोप लिख लेते हैं, टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। स्लोप कम किसका है, स्लोप कम है बेटे इसका कम है, मतलब R3 का स्लोप कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस R3 ज्यादा हो गया। उसके बाद ये R2 का स्लोप कम है, देखो स्लोप R2 का कम है ना, तो उसके बाद R2 हो गया। फिर इसके बाद R1 का स्लोप कम है, ठीक है, तो थोड़ा सा, हाँ R1 का स्लोप उसके बाद है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3, फिर R2, फिर R1। तो हमें ये ऑर्डर चेक करना है। तो यहां पे देखो, यहां पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस 1 ज्यादा है, रेजिस्टेंस 2 ज्यादा है, रेजिस्टेंस 3 ज्यादा है, नहीं। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं हम, तो यहां से जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो R3 कम है तो इसीलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। और जो R2 है इसका स्लोप उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो इसका रेजिस्टेंस, फिर सबसे कम किसका है, मतलब सबसे ज्यादा स्लोप R1 का आ रहा है तो सबसे कम रेजिस्टेंस उसका होगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ये तो गलत है। ठीक है, ठीक है, तो क्या किया था, अगर लेकिन अगर V वर्सेस I होता, अगर V वर्सेस I होता, अगर बाई चांस ऐसा होता, V यहां प्लॉट किया होता, I यहां प्लॉट किया होता, और ऐसा होता, अगर बाई चांस ऐसा होता, तो जिसका स्लोप ज्यादा होता तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता। जैसे इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर इसका स्लोप कम है इसका रेजिस्टेंस कम है। लेकिन यहाँ पे I वर्सेस V गिवन है तो हमें उसके उल्टे के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the current I through a resistor is increased by 100%, assume the temperature remains unchanged, the increase in the power dissipated will be। कह रहे हैं कि अगर किसी वायर में जो करंट है वो अगर 100% इंक्रीज हो जाती है, कैसे इंक्रीज हो जाती है, 100% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जो पावर है उसमें क्या इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और ये बोल रखा कि भैया टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रखा हुआ। अच्छा, रेजिस्टर भी कांस्टेंट है, तो पावर के फॉर्मूले हमने कितने पढ़ रखे हैं, पावर के फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, पावर इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू, और क्या पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो हमने पावर और वर्क डन अपॉन टाइम भी पढ़ा हुआ है वैसे हमने। ठीक है, तो लेकिन हम यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्मूला ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस को यूज कर रहा है। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, पहले पावर कितना था, पहले पावर था I स्क्वायर R, पहले पावर इतना था। अब कह रहे हैं कि करंट को 100% इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो नया करंट कितना होगा, देखो अगर नया करंट अगर हम निकालें तो नया करंट क्या होगा, मतलब I प्लस 100% ऑफ I, 100% ऑफ I, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, कि जितनी करंट थी वो 100% बढ़ जा रही है। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई चीज है, अगर मैंने कहा कि वो 100% बढ़ गई तो इसका मतलब वो सिंपली कितना हो चुका है, वो सिंपली हो चुका है 2 टाइम्स हो चुका है। कितना हो चुका है बेटे, 2 टाइम्स। तो जो करंट है वो कितना हो गया बेटे 2I। तो नया पावर क्या आएगा, नया पावर आ जाएगा 2
आई का स्क्वायर आर। ठीक है, देखो 100% इंक्रीज हुआ, तो 100% इंक्रीज होने का मतलब मान लेते हैं तुम्हारे पास 100 रुपए थे, अब बोला गया है कि भैया ये 100% इंक्रीज हो गया, 100% बढ़ गए, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 100 पहले से थे, इसका 100 और आ गए, तो टोटल कितना हो गया 200, मतलब 2 टाइम्स हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे 100% इंक्रीमेंट हुआ, तो इसलिए 2 टाइम्स। ठीक है, तो नया पावर कितना हो जाएगा, नया पावर हो जाएगा 4i स्क्वायर आर। अब हमें चाहिए पावर का परसेंटेज, चाहिए पावर परसेंटेज, इंक्रीमेंट मतलब चेंज परसेंटेज। ठीक है, तो क्या आएगा P डैश माइनस P अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज ऐसे तो निकाल रहे हैं कि चेंज कितना का आ रहा, अपॉन एक्चुअल में कितना था इंटू 100। ठीक है, तो पावर परसेंटेज क्या आ जाएगा, कितना था नया पावर 4i स्क्वायर आर माइनस पुराना कितना था आई स्क्वायर आर अपॉन पुराना कितना था आई स्क्वायर आर इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i स्क्वायर आर अपॉन में हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू 100। आई स्क्वायर आर से आई स्क्वायर आर कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300%। क्या हो जाएगा 300%। तो पावर में कितने का इंक्रीमेंट आया बेटे, 300% का इंक्रीमेंट आया। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, क्या रहा है कि रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी इनमें से क्या क्या, मटेरियल इज चेंज, मटेरियल चेंज होता है तो भैया रेजिस्टिविटी चेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है कि नहीं चेंज होगी रेजिस्टिविटी किसके, क्या चेंज करने पे, तो मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, शेप ऑफ द रेजिस्टर, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या है शेप। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर नहीं, तो शेप पे डिपेंड मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो लेंथ चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 incandescent bulbs A, B, C of rating 40 watt, 60 watt, 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding with their brightness? मतलब कह रहे हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा ब्राइट कौन ग्लो करेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मतलब ब्राइट मतलब उनकी ब्राइटनेस के हिसाब से। अब देखो हमारे पास 3 बल्ब हैं, हमारे पास एक एक बल्ब ये था ए, एक बल्ब यहाँ पे लगाया बी, एक बल्ब हमने लगाया सी। ठीक है, पैरेलल में लगा दिया, क्या किस में लगाया बेटे, पैरेलल में लगाया। अब पैरेलल में लगाया तो इनके थ्रू वोल्टेज क्या रहेगा, तीनों में वोल्टेज सेम। अच्छा, इसकी पावर रेटिंग कितनी है बेटे, पहला वाला तो है 60, पहला वाला कितना है सॉरी पहला वाला है 40, फिर है 60 और फिर है 100। पावर का फॉर्मूला लिखते हैं P इज इक्वल्स टू वी आई, ये ना P इज इक्वल्स टू वी आई। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वोल्टेज तीनों में सेम है। अब क्या होगा, इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और तीनों में वही सेम है। हम इसका मतलब करंट सबसे ज्यादा उसमें जिसकी पावर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन ग्लो करेगा, सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा 100 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन पर लेते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल रिमेन सेम, नहीं। द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, नहीं। द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए, हाँ जी बी ज्यादा ग्लो करेगा। द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन बी, कह रहा है कि सी की ब्राइटनेस बी से कम है, नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ब्राइटनेस ऑफ बी, बी की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा मतलब बी की ब्राइटनेस ए से ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 resistors 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds. क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, कैसे सीरीज में।
आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ, दो रेजिस्टर्स हैं, एक ये हो गया 2 ओम का और दूसरा हो गया 4 ओम का। इन दोनों को हमने कैसे लगाया हुआ है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ लगाया सीरीज में, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, 5 सेकंड में इसके थ्रू कितनी हीट डेसिपेट होगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हमारे पास है, टाइम भी है, लेकिन करंट मिल जाए तो काम बन जाए हमारा। अब इसमें करंट निकालना है, क्या निकालना है, इस सर्किट में हमें करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज हमारे पास है, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका 6 ओम। क्यों, क्योंकि सीरीज में होता है R1 प्लस R2। आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 6 ओम, कैंसिल करते हैं कितना आता है 1 एम्पियर। तो करंट कितनी है बेटे 1 एम्पियर। अब ये दोनों सीरीज में है तो दोनों में करंट क्या रहेगी सेम, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर। तो जो हीट डेसिपेट होगी वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू टाइम कितना है 5, कितना आ रहा है 20 जूल। कितना आ गया 20 जूल। तो हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर 20 जूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of rating must be used. क्या कह रहे हैं कि जो फ्यूज वायर है उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए। देखो एक इलेक्ट्रिक कैटल है जिसका पावर रेटिंग कितना है बेटे, पावर रेटिंग है इसका 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है 1000 वाट, ठीक है। अच्छा वोल्टेज कितना है इसका, वोल्टेज है इसका 220 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो फ्यूज है उसकी पावर रेटिंग मतलब उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, मतलब कितने एम्पेयर का होना चाहिए। तो ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है वी आई, आई निकालना है, P कितना है 1000, V कितना है 220, 0 से 0 कट, इसको काटते हैं 50 अपॉन में आया कितना 11, डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, मतलब 4 पॉइंट समथिंग है। अगर 4 पॉइंट समथिंग है इसका मतलब हमें थोड़ा ज्यादा वाला यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब पावर उसकी जो रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए 5 एम्पियर। समझ रहे हो ना, देखो अगर हम 50 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्यों 44 मतलब डिवाइड करना तो जानते ही हैं आप, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग आएगा और जो पावर रेटिंग है जितना आ रहा है इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम हो गया 4 से कम या 4 भी हो गया तो वो क्या हो जाएगा फ्यूज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पावर रेटिंग ज्यादा वाला चाहिए इसलिए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दो रेजिस्टर्स हैं आपके पास, एक 2 ohm का है और एक 4 ohm का है, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करा है। तो इनमें से क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं सेम करंट फ्लो नहीं करती है, पैरेलल में होता है तो डिफरेंट करंट, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ जी सही है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं गलत है, ठीक है। और आई थिंक सेम पोटेंशियल ये ऑप्शन पूरा दिया नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी है, ठीक है, कि सेम करंट फ्लोइंग व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सेम करंट फ्लो होती है जब सीरीज में होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मस्ट मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इनमें से कह रहे हैं कि जो पावर की यूनिट है किस में एक्सप्रेस की जा सकती है। तो पहले पावर के फॉर्मूले लिख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी आई, पावर का फॉर्मूला और क्या होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। पावर का और फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, पावर का फॉर्मूला और क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, वोल्टेज इंटू एम्पेयर, देखो वोल्ट इंटू एम्पेयर, हाँ जी ये तो सही है। अब पावर किलो वॉट आर, ये तो एनर्जी की यूनिट है भैया, वॉट सेकंड, वॉट सेकंड नहीं,
ये भी गलत है, अगर वॉट पर सेकंड होता तो चल जाता, जूल सेकंड, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये भी एनर्जी की यूनिट है, नहीं सॉरी जूल सेकंड एनर्जी की नहीं, एक मिनट, ये हाँ ये भी एनर्जी की यूनिट है, वॉट सेकंड, जूल सेकंड भी एनर्जी की यूनिट है, तो हमारा आंसर क्या है, खाली वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस हो चुके हैं खत्म, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ, टिल देन बाय बाय।